स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि ये कबीर की धरती है और कबीर की धरती जहां प्रेम सौहार्द लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो इस धरती से निकलकर महाराष्ट्र, सऊदी अरबिया और बहुत सारी जगहों पर जो अपना जो एक परचम लहराए हैं। हमारे साथ जो है आज महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इसी संत कबीर नगर के वासी हैं और यहीं से जाकर उन्होंने महाराष्ट्र में अपना एक कद और पद दोनों बढ़ाया है और जिससे संत कबीर नगर को एक अच्छी पहचान मिली है। आज हमारे साथ खुद बैठे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इतनी बड़ी पार्टी में इतना बेहतर पद मिला है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सदर आलम भाई, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल जो है, जो सत्य पर आधारित खबरें रहती है, उसका पूरा ज़िला दीवाना है और मैं भी लगातार मुंबई में बैठकर आपकी खबरों को देखता हूँ और मुझे मेरे वतन की, जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ हमारे पूर्वज रहे हैं, वहाँ की पल पल की जानकारी मिलती है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हम देखिए बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज मुंबई, यहाँ से संत कबीर नगर की धरती से, इस संत कबीर नगर खलीलाबाद से पूर्वज जाकर मुंबई में, और मुंबई ने हमें अपनाया और मुंबई ने हमें बहुत प्यार दिया। आज मुंबई की वजह से हमारे पास इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब मिली है। इसलिए जितने आभारी हम अपनी इस मातृभूमि जहाँ हमने जन्म लिया उसके, उतने ही आभारी हमारी जो कर्म भूमि है मुंबई, हम उसके भी आभारी हैं कि मुंबई ने हमें बहुत मान सम्मान दिया। देखिए, कर्मभूमि की बात आती है, अगर कर्मभूमि की, तो जैसे संत कबीर नगर से जाने के बाद आपको एक बड़ा पद मिला, तो क्या महसूस करते थे आप? देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है और ये बहुत ही हम भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि जो यहाँ की संस्कृति संस्कार जो हमारे अंदर थे और जो लोगों की सेवा करने का जो हमारे अंदर जो एक जज्बा था, उसी जज्बे के साथ हम लोग मुंबई में भी रहे और मुंबई में रहकर वहाँ पे जो सियासी पार्टी के साथ हमने अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया और उसमें काम किया। एक कैसे हमारे गांव गिरांव के लोगों की सेवा कर सकें, कैसे मुंबई में रहने वाले अपने आसपास के लोगों की सेवा कर सके, उसी सेवा के जज्बे ने आज हमें पार्टी में एक नई हमको पहचान दिलाई। और आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके दुनिया में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, उसका सदस्य होना भी अपने आप में बहुत गर्वान्वित करता है। लेकिन मैं वहाँ पर मुंबई का प्रदेश अध्यक्ष, ये मेरे पास चौथी बार दायित्व है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और उसी एक सेवा के कार्य को करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कभी ऐसा मौका आया कि अपने ज़िले की जो है समस्याओं को कभी उच्च पटल पर रखने का मौका? देखिए, वहाँ पर रहने वाले जितने भी हमारे उत्तर भारतीय हैं, उनके दुख दर्द का संज्ञान जब भी हम तक कोई उनकी बात पहुंचती है तो हम उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, मदद भी करते हैं। और मुंबई में रहकर उनके साथ कोई अन्याय ना हो, कुछ असामाजिकता तो उनको जो सताने का काम करते हैं, हम लोग उसको भी रोकने का काम करते हैं। हमारा यही काम है कि हमारे जो हिंदी भाषी हैं, तो हम मराठी समाज की सेवा के साथ साथ हमारे हिंदी भाषी जो यहाँ से गए हैं और मुंबई के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हम हमेशा सेवा में रहते हैं, हमेशा लोगों की मदद में रहते हैं। और मुद्दे भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो हम शीर्ष नेतृत्व तक रखते हैं। अभी हाल ही में देखिए आप, जो एक फरमान आ गया कि भाई अगर जो आप मराठी आपको नहीं आती है तो आप मुंबई छोड़कर जाओ। बहुत सारे इस सियासी पार्टियाँ जो अपनी पहचान की तलाश में हैं, जो कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विकास नीति है या जो हम विकास नीति है या उस पार्टी के उसमें सैलाब में बह गए हैं, वो अपने आप को वापस जीवित करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। ये देश एक है और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम, उन्होंने कहा पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो जब एक विश्व को पूरा परिवार हमारे इस देश के पालक मानते हैं, तो आप इस भारत में रहकर अलग अलग प्रांत को क्यों बांटने का प्रयास कर रहे हैं? भाषाएं देखिए हमें जोड़ने का काम करती हैं, भाषाएं जो ब्रिज का काम करती हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ की संस्कृति में रचना बसना, ये हमको हमारा दायित्व है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अगर जो हम मुंबई में रहते हैं, भले हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने से गए हैं,
तो मुझे लगता है वहाँ की भाषा सीखनी चाहिए। और मराठी बहुत मधुर भाषा है, बहुत प्रेम वाली भाषा है, तो हर किसी को जो वहाँ रहता है उसको मराठी भी सीखना चाहिए और मराठी बोलना भी चाहिए। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, तो अबू आसिम आजमी भी ये कहते हैं कि हमने जो है बहुत अपने लोगों की बातों को उठाया है, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं ये आपके चैलेंज करता हूँ कि आप ये उठा लीजिए कि अबू आसिम साहब ने कितना उनके लोगों को, या हम जो अपने मुसलमान समाज के जो वो ठेकेदार समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि मतलब मुसलमान मतलब अबू आसिम आज़मी या मुसलमान मतलब सपा, उन्होंने कितना काम किया और हम बीजेपी में रह के हमने कितना अपने समाज का काम किया। और देखिए, बिना भेदभाव के ये सरकार अपना काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर ये पार्टी आगे बढ़ रही है। जिसका ये नारा हो कि सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लगता है वहाँ भेदभाव की कोई जगह बनती नहीं है। आज मुसलमान भी बहुत तेज़ी से विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। अब देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार आपने देखा कि इस साल 2025-2026 का जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, उसमें 55 आईएएस बने हैं। और मैं आपको बताता हूं सदर आलम साहब कि 55 आईएएस ऑफिसर्स में 43 आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की योजनाओं के माध्यम से, जो सरकार स्कीमें चला रही है या फ्री कोचिंग क्लासेस चला रही है या ऐसी संस्थाओं को जो फंड करती है भारत सरकार या राज्य सरकार, वहाँ की योजनाओं का फ़ायदा लेकर वो यूपीएससी उन्होंने क्रैक किया है। वो बेचारे फाइनेंशियली सक्षम नहीं थे, लेकिन सरकार की सुविधाएं हैं। तो हमारे यहाँ बिना भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण पर हम विश्वास रखते हैं। देखिए, ये तो बातें महाराष्ट्र की हो गई। संत कबीर नगर कैसे आना हुआ? संत कबीर नगर हमारी जन्मभूमि है। हमारे पूर्वज यहाँ से मुंबई गए और आज भी यहाँ की संस्कृति और यहाँ के संस्कार हमारे अंदर ज़िंदा हैं। जब भी मौका मिलता है हम अपने वतन, अपने गांव में आते हैं और बहुत सुकून महसूस होता है। और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहें, लेकिन आपने अगर जिस धरती पे जन्म लिया है, जहाँ पर, मुझे लगता है वहाँ पर आना ही चाहिए। आने के बाद बहुत सुकून मिलता है। और इसी संदर्भ में जब संत कबीर नगर का हमारा दौरा था, तो हमारे मुमताज़ भाई की दावत पर आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जो लगातार यहाँ के स्थानीय विधायक के साथ, यहाँ की सरकार के साथ समन्वय बनाकर और इस ब्लॉक की जनता की सेवा कर रहे हैं, इस ब्लॉक में विकास के काम कर रहे हैं। और उसी के नाते हम उनसे मिल रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उनसे मुलाकात की हमने। बड़ा संघर्ष रहा है मुमताज़ जी का ब्लॉक सिमरियावा को लेकर। हमेशा जो ब्लॉक सिमरियावा हमेशा पिछड़ा औरत माना जाता था। आज इनके संघर्षों का नतीजा है कि ब्लॉक आज देखने लायक हुआ है और तमाम ऐसे विरोधाभास का भी इन्हें सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, इस देश की आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे जो महापुरुषों ने कितना संघर्ष लिया, तो संघर्ष जो है ना, वो जीवन का हिस्सा होता है। और संघर्ष जितना बड़ा होता है, और जब संघर्ष को हराकर आप किसी मकाम तक पहुँचते हैं ना, तो उसका स्वाद जो है वो बहुत अलग होता है। और सार्वजनिक जीवन में ये संघर्ष जो है ये हमेशा हमारे साथ जुड़ जाता है। आप कभी भी संघर्ष के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और संघर्ष जो होता है ना, वो हमें एक प्रेरणा देता है। और उसी संघर्ष का एक नतीजा है कि आज जो मुमताज़ भाई हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये भी एक बहुत ही साधारण परिवार से बाहर निकले और आज देखिए कि वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर संघर्ष हमारे जीवन में ना हो तो सारी चीज़ों का मज़ा बेकार। तो मुझे लगता है कि संघर्ष है, करते रहना है हमें, और हर कदम पर हमें संघर्ष करना है, कठिनाइयों का सामना करना है। लेकिन कठिनाइयों के साथ साथ आप अगर जो जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में बने रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और ये सब करते रहना चाहिए। एक बार एक संघर्षों का देखिए, उम्र लंबी ज़रूर होती है, लेकिन विराम तय है, संघर्ष पे विराम लगना तय है। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि मुमताज़ अहमद के जो संघर्ष थे वो ज़मीन से लेकर आसमान तक की लड़ाई इन्होंने लड़ी और हर ऐसे व्यक्तियों की बात सदन तक पहुंचाने की कोशिश को खुद परेशानी का सामना किया। आज हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो है इनके जो संघर्ष रहा उसको जायज़ बताते हुए उन्हें आगे संघर्ष करने का भी हिदायत दिया है। फिलहाल खबरों में इतना कुछ है, आगे और बड़ी हस्तियों से हम आपको मिलाते रहेंगे।